आप देख रहे हैं सहारनपुर लाइव न्यूज़। सहारनपुर लाइव न्यूज़ के लिए मैं खेमचंद सैनी। इस समय हम ऋषभ जैन जी के आवास पर हैं। ऋषभ जैन जी हमारे साथ हैं। ऋषभ जैन जी ने एक बहुत अच्छा मुकाम पाया है। ऋषभ जैन जी ने आईएएस की जो परीक्षा होती है उसमें 377वीं रैंक पाई है और इस समय इनके घर में एक खुशी का माहौल है। खुशी का माहौल इसलिए भी है क्योंकि इन्होंने इस जर्नी के लिए, इस मुकाम को पाने के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष किया है। 5वीं बार में यह मुकाम इन्होंने हासिल किया है। इन्हीं से जानेंगे कि किस तरह की इनकी जर्नी रही, किन-किन लोगों ने इनका साथ दिया, जर्नी के दौरान क्या-क्या संघर्ष उन्हें झेलने पड़े। आपका हमारे चैनल में सबसे पहले स्वागत। थैंक यू सो मच सर। आपका पूरा नाम क्या है? जी मेरा नाम ऋषभ जैन है। कौन सी आपकी रैंक आई है और कितनी बार आपने दिया? ये मेरा 5th अटेम्प्ट था और इस बार मैंने इस परीक्षा में 377 रैंक हासिल करी है। आगे की जर्नी किस प्रकार रही? अभी सबसे पहले सर्विस एलोकेशन आएगा अराउंड जुलाई में, जिसके बाद वी आर एक्सपेक्टेड टू जॉइन दी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन मसूरी एंड अकेडमी ज्वाइन करने से पहले हमें सर्विसेज एलोकेट होंगी एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट आई विल बी गेटिंग इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। आजकल बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, डॉक्टर्स हैं, चूँकि आपकी माताजी प्रोफ़ेसर हैं और भी बहुत सारे प्रोफ़ेशन होते हैं, बिज़नेसमैन, आपने यही लाइन क्यों चुनी? जी मैंने बचपन से इस चीज़ को महसूस किया कि जो सैटिस्फैक्शन पब्लिक सर्विसेज में है शायद वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले मैंने इंजीनियरिंग करी और इंजीनियरिंग के बाद मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया, पर मैंने उस चीज़ को महसूस किया कि देश की ग्रोथ की स्टोरी में सॉल्यूशन का पार्ट बनना बहुत ज़रूरी है। मेरी माताजी प्रोफेसर रही इंग्लिश डिपार्टमेंट में, डॉक्टर सुनीता जैन जी। मेरी मौसी भी जेबीएस कॉलेज में एक शिक्षक रही। मेरे मौसा जी भी पब्लिक सर्विसेज में ही रहे। तो हमेशा से मैंने देखा कि एक सैटिस्फैक्शन जो ड्राइव मिलती है पब्लिक सर्विसेज का पार्ट बन के, सोल्यूशन का पार्ट बन के, मेरा मन था कि मैं उस सोल्यूशन का ही पार्ट बनूं जब मैं अपनी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करूं। आजकल 2 चीज़ देखने को मिलती हैं, एक तो ये कि पावर और पोज़ीशन के लिए, एक ये कि नहीं पावर पोज़ीशन अलग चीज़ है, मुझे देश सेवा करनी है। ऋषभ जी कहाँ देखते हैं? जी देखिए, इस बात को लेके मेरा पक्ष ये है कि पावर से आग भी लगाई जा सकती है और पावर से दिया भी जलाया जा सकता है। सो सर्टेनली जो ये परीक्षा है और उसके बाद जो आपको पद मिलता है, वो पद आपको एक पावर देगा, पर उस पावर से आप क्या करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात वो है। और इस चीज़ में मेरा मानना ये है कि जो पावर हमें मिलेगी, क्या हम उससे लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं या नहीं, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और इस चीज़ में मेरा ये मानना है कि मैं जब भी जिस भी पद पे जाऊँगा, तो मेरा गोल यही रहेगा कि मैं कैसे मैक्सिमम लोगों को उनकी पीड़ा को कम कर पाऊँ और उनकी ज़िंदगी को बेहतर और आसान बना पाऊँ। यही मेरा गोल रहेगा मैं जिस भी पद पर जाऊँगा। आपकी स्कूलिंग कहाँ से रही है और आपका जो इंजीनियरिंग आपने किया उसके बारे में? सहारनपुर में मैंने 10th तक अपनी एजुकेशन रेनबो स्कूल से की। फिर उसके बाद मैंने पाइनवुड स्कूल जॉइन किया जहाँ से मैंने अपनी 12th पूरी करी। आफ्टर दैट आई डिड इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि नोएडा में है। वहाँ से मुझे कैंपस प्लेसमेंट मिला और एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर मैंने वहाँ पे अराउंड 10 मंथ्स जॉब करी, जिसके बाद मैंने परीक्षा की तैयारी करनी शुरू करी। नौकरी में आप रहे, नौकरी के साथ-साथ तैयारी करना कितना दुर्लभ था? जी देखिए, हर जगह आपको ऑब्स्टेकल्स आएँगे आपके सामने और टफ़ सिचुएशंस भी क्रिएट होती हैं क्योंकि पहले मैं जॉब में था, फिर मैंने उस जॉब को छोड़ा 2018 में ही और मैंने परीक्षा दी। तो जब मेरा 2 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो मैंने उसके बाद दोबारा से अलग-अलग जॉब्स स्टार्ट रखी ताकि मेरे पास एक अल्टरनेटिव प्लान हो अपने लाइफ़ को लेके, बिकॉज़ वी हैव टू बी प्रैग्मैटिक। हमें हमेशा प्रैक्टिकल रहना ज़रूरी है। आप अगर इस परीक्षा में ही खो जाएँगे तो हो सकता है शायद आपका चयन ना भी हो। तो मैंने इसीलिए जॉब्स को जारी रखा और उन जॉब्स के साथ ही मैंने पढ़ाई भी करी। तो जब ये दोनों चीज़ें साथ में थी, मेरा नज़रिया बस यही था कि मुझे ज़्यादा परिश्रम करना होगा। अगर मैं सिर्फ़ एग्ज़ाम दे रहा होता तो शायद 10-12 घंटे में काम हो जाता, बट शायद अभी मुझे 18 घंटे भी मेहनत करनी होगी। सो मेरा आउटलुक यही था कि व्हाट कैन बी डन एंड मैं अपनी तरफ से क्या कर सकता हूँ। और उसके साथ ही इस बार में मैंने जॉब के साथ भी मैंने 377 रैंक लाया, जो शायद मेरा सिर्फ़ एग्ज़ाम के साथ नहीं आ पाया। तो कभी-कभी उस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है कि ईश्वर ने आपके लिए जो चीज़ प्लान करी है, शायद आप वो नहीं देख पा रहे।
और परिश्रम शायद किसी और तरह से ही आपको मिल पाएगा। जैसा कि आपको इसमें अभी बाद में पता चलेगा कौन सी आपको क्या मिलता है, इसके बाद यही रहना चाहेंगे या आगे बढ़ने का प्रयास करें? जी देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा जो कि सबसे उच्चतम सेवा है इस एग्ज़ाम के ज़रिए, सभी का वही गोल होता है कि हम उस सेवा का पार्ट बने। पर इस बात का भी संज्ञान मैं बहुत अच्छे से ले पा रहा हूँ कि जो मुझे सर्विस अभी मिल सकती है, जो कि इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज है, वो भी वन ऑफ द टॉप सर्विसेज है जो कि ये एग्ज़ाम ऑफ़र करता है। सो अभी के लिए मेरा गोल यही रहेगा कि मैं इस सर्विसेज में जाके इस सर्विसेज की टेक्निकलिटीज़ को सीखूं और इस सर्विसेज को अच्छे से भांपूं कि मैं कितने अच्छे से इस सर्विसेज को जस्टिस कर पाऊंगा। जो कि मुझे लगता है कि मैं टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से आता हूं और रेवेन्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है देश को आगे बढ़ाने के लिए, कि कैसे हम वहाँ पे भी टेक्नोलॉजी लेके आ पाएँ, कैसे हम टैक्स इवेजन को बचाएं, कैसे हम इंटरनेशनल टैक्सेशन में अपनी देश की नीतियों को बेहतर करें। तो सबसे पहला तो मेरा जो गोल है वो यही रहेगा कि मैं इस सर्विसेज को भांपूं, वहाँ पे जाके ट्रेनिंग लूँ और फिर भी अगर मुझे लगता है कि अभी मेरे अंदर स्कोप है कि मैं और एग्ज़ाम, मेरा एक अटेम्प्ट जो कि बचा है, अब अगर मेरे अंदर और स्कोप है तैयारी का और मुझे भारतीय प्रशासनिक सेवा में ही जाके कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो शायद यहाँ ना मिल पाएँ, तो मैं उस चीज़ का असेसमेंट करूँगा। पर अभी के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि अगर मुझे इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज मिलती हैं तो मैं उसका पार्ट बनूँगा। ऋषभ जी, देश की सबसे बड़ी परीक्षा है जिसमें आपने यह मुकाम हासिल किया है। तो कुछ युवा जो तैयारी करते हैं पिछड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं 2-3 साल का आपका भी ऐसा ही रहा। तो उस टाइम के लिए आप क्या दूसरों को सुझाव देना चाहेंगे? कहीं ना कहीं निगेटिव आदमी हो जाता है, एक फेस ऐसा आता है कि थोड़ा सा निगेटिव हो जाता है। तो आपने अपने आप को कैसे उभारा, कैसे मोटिवेट किया और दूसरे युवाओं को आप क्या प्रेरणा देंगे? जी देखिए, जब भी फेलियर किसी भी एग्ज़ाम में मिल रही है या फिर लाइफ में भी ओवरऑल मिल रही है, तो हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं उस मोमेंट में। जब हमें फेलियर मिलती है तो हमें ऐसा लगता है कि शायद जीवन ने ही हमारे साथ गलत किया है और हम तो सब ठीक कर रहे हैं। और वो इमोशन आना भी बहुत लाजिब है जब हम मेहनत करते हैं और कोई भी एक सीरियस एस्पिरेंट जब मेहनत करता है और रिजल्ट उस अनुरूप नहीं मिल पाता तो वो इमोशन आता है। पर मेरा ऐसा मानना है कि उस इमोशन को विद इन 10-15 डेज सबसाइड करना बहुत ज़रूरी है और एक लॉजिकल पैरामीटर अपने सामने रखना ज़रूरी है कि अगर मेरे उतने अंक नहीं आ पाए और किसी और के मेरे से ज़्यादा अंक आए हैं, तो सबसे पहली हमें ये बात एक्सेप्ट करनी है कि हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। जब भी मैंने अपने साथ में भी लोगों को देखा, जो भी लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि अभी हम नहीं हैं उस लायक कि हमारा चयन हो, वो लोग स्टैग्नेट कर जाते हैं, वो लोग फिर बढ़ ही नहीं पाते। तो मेरा 2 बार मैंने प्रीलिम्स फ़ेल किया इस परीक्षा में, 2 बार फिर मेरा मेंस में चयन नहीं हुआ। तो वही इमोशन मुझे भी आया कि मैं तो सब सही कर रहा हूँ, मेरा तो किस्मत की वजह से ही नहीं हो रहा है। पर 10 दिन बाद हमें अपने फैक्ट्स को, हमें अपने लॉजिकल माइंड को एक्टिवेट करना ज़रूरी होता है कि अगर आपको इस एग्ज़ाम में रहना है तो आपको और बेहतर बनना पड़ेगा। यही इकलौता हमारे सामने तरीका और रास्ता होता है। सो लाइफ़ में आप चाहे 10th में, चाहे 12th में, कहीं भी आपको अगर फेलियर्स मिल रहे हैं, तो हमें किसी और पर वो बात नहीं डालनी है। हमें उस बात को एक्सेप्ट करना है कि अभी हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है और जिन लोगों का चयन उस चीज़ में हो गया है, चाहे वो किसी भी फ़ील्ड में उनका चयन हुआ हो, उनसे हमें वार्ता करनी है कि उन्होंने ऐसा क्या किया। सो जो हमसे बेहतर हैं, हमें उनके साथ रहना है, क्योंकि जब आपको निराशा मिलेगी तो उन लोगों के साथ बहुत कम्फ़र्ट मिलता है जिनको निराशा मिली है। तो वहाँ पे वो आपको भले ही एक कंधा या दिलासा ज़रूर दे दें, पर वो आगे का रास्ता नहीं बता पाएँगे। तो जब भी फेलियर मिले, हमेशा उन लोगों से बात करिए जिनको सक्सेस मिली है और उन्होंने क्या अलग किया उस फील्ड में जो वो आगे बढ़ पाए। मैंने निरंतर ये काम किया है। इस बार मेरी 377 रैंक आई है और मैं अभी 377 रैंक लाके भी उन लोगों से वार्ता कर रहा हूँ जो शायद डबल डिजिट रैंक ला पाए, जो टॉप रैंक्स ला पाए, कि उन्होंने क्या ऐसा अलग किया जो उनके अंक मुझसे ज़्यादा थे। ताकि अगर मुझे कल को ये एग्ज़ाम देना हो तो मेरे सामने एक ऑब्जेक्टिव रास्ता है कि मुझे कैसे इस पहाड़ पर आगे चढ़ना है। ऋषभ जी, आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि टाइम मैनेजमेंट किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए कितना ज़रूरी होगा? देखिए, टाइम मैनेजमेंट तो लाइफ में भी ज़रूरी है, पर इस एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एग्ज़ाम एक समंदर की तरह है, जिसकी कोई भी गहराई का अंत नहीं है और आप जहाँ तक देखेंगे समंदर फैला हुआ है। तो इसका मेरा तात्पर्य ये है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है और अगर हम उस चीज़ को नहीं समझेंगे कि हमें कितना टाइम किस टॉपिक को देना है, तो हम खो जाएँगे।
सो टाइम मैनेजमेंट का एक सिंपल सा रास्ता है कि जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें या फिर इस एग्जाम की भी तैयारी करें, तो उस चीज़ का संज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है कि हमारा सिलेबस कितना लंबा है, कितने उस सिलेबस में पॉइंट्स हैं और कितना समय है उस परीक्षा के बीच में। जैसे कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में अराउंड 90 दिन होते हैं, तो मेंस एक बहुत ही वाइड चीज़ है। तो मेरा कैलेंडर फिक्स था कि 28 मई को प्रीलिम्स हुआ है, तो 13 जून को मुझे इस सब्जेक्ट के टेस्ट देने हैं। 14 जून को मैं उसको शिफ्ट नहीं करूंगा। 13 जून के बाद 28 जून का टेस्ट मेरा फिक्स था। तो आप जिस समय भी जंग में उतरें, उस समय ही आपको पता होना चाहिए कि आपके 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन, 50 दिन, 60 दिन बाद के क्या प्लान्स हैं। और हमेशा हम परफेक्शन की तरफ जाते हैं कि शायद हम किसी एक टॉपिक को परफेक्ट करके तैयार कर लें, तो वो परफेक्शन कम से कम इस एग्जाम में कभी फील नहीं हो पाएगी आपको। तो हमें वो प्रैग्मेटिज्म, हमें वो प्रैक्टिकल एंगल रखना जरूरी है कि इस टॉपिक को मैंने 2 दिन दिए थे और मैं 2 दिन में जितना हो पाएगा उतना करके आगे बढ़ जाऊंगा। क्योंकि जब कभी हम ग्राउंड पे भी उतरेंगे और हम एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनेंगे, तो रिसोर्सेज शायद कभी भी परफेक्ट नहीं होते। जितनी रिसोर्सेज हैं, हमें उसमें ही बेस्ट आउटकम डिलीवर करना है। तो ये बात मैंने सीखी और इस चीज़ को मैंने अपने एग्जाम में उतारने की कोशिश करी, और टाइम मैनेजमेंट का मेरा यही आधार था इस बार के लिए। किसी भी एग्जाम के समय क्या हमें करना चाहिए ये तो आपने बता दिया, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में? देखिए, आजकल मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे अलग अलग तरह के डिस्ट्रैक्शंस आ चुके हैं, जिसमें सोशल मीडिया, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है अपने आप में। और अगर हम स्पेशली देखिए, आप खुद सोशल मीडिया पे हैं? जी, मैं सोशल मीडिया पे रहा, पर सोशल मीडिया का मैंने सिलेक्टिव यूज़ किया। जैसे कि मैं ट्विटर पर था, तो मेरा जो ऑप्शनल था वो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। रोज़ बे रोज़ जैसे-जैसे दिन बदलते हैं, वैसे-वैसे इस एरिया में नए डेवलपमेंट्स होते हैं, नए एक्सपर्ट्स अपने ओपिनियंस देते हैं। तो सोशल मीडिया पर मेरा एंडेवर ये था कि मैं सिर्फ उन लोगों को फॉलो करूं, ताकि जो वो अपने ओपिनियंस दे रहे हैं, मैं उसको अपने आंसर्स में रिफ्लेक्ट कर सकूं, उनके ओपिनियंस को कोट करके, जो मेरे एग्जाम में हेल्प करेगा। सो सोशल मीडिया पर मेरा ऐसा मानना है कि प्लस एंड माइनस दोनों हैं। जब आप एग्जाम प्रोसेस में हैं, दुनिया से कट जाना भी मेरे हिसाब से सही नहीं है, पर उसको हम कैसे यूज करें और कैसे जो वहां से डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल शॉर्ट्स और रील्स का ज़माना है, तो बहुत ही एडिक्टिव होते हैं वो। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप स्क्रॉल करते करते अपने 1 घंटे दे देंगे उस प्रोसेस में। तो कैसे सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक इट हेल्प्ड मी। ट्विटर पर जो मैंने जिन लोगों को फॉलो किया, जहाँ से जो चीज़ें अपने नोट्स में ऐड करी, उसने काफ़ी हेल्प भी किया मुझे मेरे प्रोसेस में। ये थे ऋषभ जैन जी, जिन्होंने अपनी जर्नी के बारे में पूरा बताया कि किस तरह की उनकी जर्नी रही, और उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव भी दिए। आपका सहारनपुर लाइव न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? सुनीता जैन। कैसा लग रहा है बेटे का चयन आप पे हुआ है? बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे लग रहा है कि स्वर्ग जैसे धरती पे उतर आया हो, क्योंकि ऋषभ जैसा बेटा मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। मैं कहती हूँ हर माँ को ऐसा बच्चा मिलना चाहिए। मेरा गर्व से सीना ऊंचा कर दिया इस बच्चे ने। अब वो अधिकारी रह गए, तो उन्हें क्या एक मैसेज देना चाहेंगे एक अच्छे अधिकारी बनने के लिए? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि बहुत ईमानदारी से इसको काम करना है और डेडिकेशन के साथ में अपनी सर्विस का निर्वहन करें। आप प्रोफेसर रहे, एक लंबा अनुभव आपका रहा, बहुत लोगों से मिलते रहे, कार्यक्रमों में आते जाते रहे, तो उस एक्सपीरियंस के आधार पर आप क्या उन्हें बताएंगे? बस यही मेरा संदेश है कि जहाँ भी काम करे वो अपना नाम ऊंचा करे, और नाम आदमी जब ही ऊंचा कर सकता है जब वो ईमानदार हो, फुल डेडिकेशन के साथ में अपना जब वो काम करे, पूरी मेहनत के साथ में अपना काम करें।